तो चलिए दोस्तों, कैसे हो आप लोग। और लास्ट के हमारे 2 लेक्चर्स अब रह गए हैं हमारे लीगल एस्पेक्ट के, और आज हम पढ़ने वाले हैं कंपनीज एक्ट 2013। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेनेशन आज आपको दूंगा, हार्डली 10 मिनट का लेक्चर होगा। थोड़ा सा आज आप लोग को पेशेंस के साथ में और थोड़ा सा एक्टिव होकर आपको इस चीज़ों को समझना है, क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, या मैं कहूँगा हमारा जो लास्ट लेक्चर होगा, वो 35 मिनट्स का ऑलमोस्ट मैं बनाऊंगा, एंड वो हमारा लास्ट लेक्चर होगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली मैं कह सकता हूँ कि ये आपका आधार लेक्चर होगा, बेस लेक्चर होगा, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं कंपनीज एक्ट 2013 की। अब ये जो कंपनीज एक्ट 2013 बना है, बेसिकली इसके अंदर 3 स्तंभ है, 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। 470 सेक्शंस हैं, साथ इसमें आपके शेड्यूल दिए गए हैं जो कि हमें पढ़ना है। हम बेसिकली इसी के ऊपर हमारा फोकस रहेगा। एंड इसके अलावा 29 चैप्टर्स हैं हमारे पास, 29 चैप्टर्स हैं हमारे पास। तो सेक्शन कितने हैं आपके पास? 470 है, जिसको डिटेल में हमें नहीं जानना है, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। 7 शेड्यूल, ये हमारे सिलेबस का पार्ट है। इवन मैं कहूँगा कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको आ चुका है कि शेड्यूल 6 क्या था। तो लास्ट टाइम 6 पूछा था, इस बार आपको कुछ और पूछ सकता है, तो आपको 7 शेड्यूल याद रखने हैं। इसके अलावा 29 चैप्टर्स हैं जो कि सेपरेट इंडिविजुअलिटी के बारे में बात करते हैं, और ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो ये 2 चीज़ें हम नहीं कवर करेंगे। शेड्यूल के बारे में मैं आपको पढ़ाऊँगा, बट उसके पहले मैं जानना चाहता हूँ कि कंपनी क्या है। तो थोड़ा सा कंपनी का फीचर्स हम देख लेते हैं यहाँ पे। फीचर्स ऑफ कंपनी। अब आप लोग मुझे बताइए, आप में से मुझे बताइए कि फीचर्स क्या होते हैं, कंपनी के फीचर्स क्या होते हैं, बताइए। आप लोगों ने पढ़ा होगा अब तक, अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपने बीकॉम, एमकॉम, या मैं कहूँ आपने एफवाईजेसी, एसवाईजेसी के दौरान भी ओसीएम में इन चीज़ों को पढ़ा है, कंपनी के फीचर्स क्या होते हैं। तो आपने पढ़ा होगा कि कंपनी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, राइट। और क्या होता है? कॉमन सील होता होगा, उसे हम कंपनी का सिग्नेचर भी कहते हैं, तो कॉमन सील होगा। आर्टिफिशियल पर्सन बोल सकते हो आप उसको, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन बोल सकते हो, क्योंकि जब वो सेपरेट लीगल एंटिटी हो गई तो फिर वो एज अ आर्टिफिशियल लीगल पर्सन भी वर्क करेगा। और इसके अलावा लाइबिलिटी के बारे में बात करें, जब हम कंपनीज की बात करेंगे तो लाइबिलिटी के बारे में बात होना ऐसा हो ही नहीं सकता, तो लिमिटेड लाइबिलिटी भी होती है। अब आप कहेंगे सर ऐसा ज़रूरी नहीं कि सब में लिमिटेड लाइबिलिटी होगी, तो मैं यहाँ ओवरऑल की बात कर रहा हूँ, मैं किसी एक इंडिविजुअल के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। जब बात ओवरऑल की होगी तो लाइबिलिटी लिमिटेड होगी, तो यहाँ पे हम लिमिटेड लाइबिलिटी की बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे परपेचुअल सक्सेशन की। लॉन्ग टर्म के लिए कंपनीज देखती हैं, तो बेसिकली ये कंपनी के कुछ फीचर्स हो गए। इन कंपनियों के बात कहाँ पे हो रही है? कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर हो रही है, जहाँ पे हमें 470 सेक्शन दिए गए हैं, 7 शेड्यूल दिए गए हैं, 29 चैप्टर दिए गए हैं। अब ये 7 शेड्यूल हमारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। अब ये 7 शेड्यूल क्या हैं? मैं रेड पेन से आप लोगों को इस चीज़ को लिखाता हूँ। सबसे पहला आपकी क्या बात कर रहे हैं? एमओए एंड एओए की बात कर रहे हैं। एमओए एओए क्या है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिफिशियल ऑफ एसोसिएशन। ये कब बनाया जाता है? ये कंपनी को जब हमें रजिस्टर्ड करना होता है तब हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाते हैं, जहां हम कंपनी की सारी डिटेल्स और सारी इन्फॉर्मेशन पुट करके हम कहाँ सबमिट करते हैं? रजिस्ट्रार ऑफिस में। और फॉर्म नंबर क्या है? फॉर्म नंबर इनकॉर्पोरेशन 7, उसके अंदर हम इस चीज़ को सबमिट करते हैं। उसके बाद ये शेड्यूल 1 की बात कर रहे हैं, मैं SHE लिख दूँ, आप लोग समझ जाएंगे। शेड्यूल 1। नाउ कम टू शेड्यूल 2। इसी प्रकार से शेड्यूल 3 होगा। अब मैं शेड्यूल नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ आपको 4, 5, 6 और 7 इस तरीके से मैं लिख के चीज़ें आपको क्लियर करता हूँ। ये एक सेपरेट पार्ट हो गया आपका, ठीक है।
पहला हो गया आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ए की बात कर रहे हैं। दूसरा आपका बात करेगा डिप्रिसिएशन की। देखिए मेरा मार्कर भी आप लोगों के जैसा हो गया है, चलते चलते रुक जा रहा है। दूसरा बात कर रहा है डिप्रिसिएशन की। डिप्रिसिएशन इन टर्म्स ऑफ व्हाट? डिप्रिसिएशन इन टर्म्स ऑफ असेट्स की तो बात कर रहा है, बट ये इन टर्म्स ऑफ गुडविल की बात कर रहा है। एक कंपनी की असली जो असेट्स हम कहें या असली अमानत कहें, जिसकी वजह से उसकी ब्रांड इमेज मार्केट में कस्टमर के माइंड में बनती है, वो क्या है? वो उस कंपनी की गुडविल है। तो गुडविल इन टर्म्स ऑफ डिप्रिसिएशन भी यहाँ बात कर रहा है। इसके अलावा ये बात कर रहा है बैलेंस शीट की। मैं एक दूसरा मार्कर ले रहा हूँ गाइस, आई होप ये आप लोगों को समझ में आए। यहाँ पे ये बात कर रहा है बैलेंस शीट की। एंड बात कर रहा है P&L, प्रॉफिट एंड लॉस की। बैलेंस शीट क्यों बनाया जाता है और बैलेंस शीट हमें कंपनी के बारे में क्या दर्शाता है? एनीवन, कोई बताएगा? यू आर फ्रॉम अकाउंटिंग बैकग्राउंड राइट? तो बैलेंस शीट बेसिकली हमें क्या बताता है? बैलेंस शीट हमें मार्केट में कंपनी की पोजीशन बताता है, फाइनेंशियल पोजीशन बताता है कि कंपनी मार्केट में कहाँ स्टे करती है। एंड रही बात प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की, तो वो हमें कंपनी का प्रॉफिट बताता है, अदर कंपनी का लॉस बताता है। और लॉस के साथ साथ वो हमें सारी डिटेल चीज़ें बताता है कि कंपनी में के प्रति हमारा एक्सपेंस कितना है, इनकम कितना है, क्योंकि उसी के बिहाफ पे हम प्रॉफिट एंड लॉस जानते हैं। एक चीज़ इसमें इंक्लूड नहीं होती है, हालांकि इनडायरेक्टली वो प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट होती है, दैट वाज ट्रेडिंग बैलेंस, जहाँ पे हम सेल्स परचेज रॉ मटेरियल वाली सारी चीज़ें होती है, दैट वाज पार्ट इन प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि वहाँ का जो ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस होता है उसी को हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं P&L में। तो जब हम P&L की बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम मान के चल रहे हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट इज़ अ पार्ट ऑफ P&L, और यहाँ पे शेड्यूल 3 में आपको बैलेंस शीट और P&L की बात कर रहा है, राइट। एंड 4 आपकी जो बात कर रहा है कोड फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब आपने देखा होगा कोई भी कंपनी चलती है तो डायरेक्टर्स के बिहाफ पे चलती है, डायरेक्टर्स कंपनी को मैनेज करते हैं, वही आपके मैनेजिंग डिपार्टमेंट पूरा हैंडल करते हैं, वही मैनेजर हायर करते हैं, उनके नीचे के एम्प्लॉइज, सबऑर्डिनेट्स, टीम लीडर सब कुछ डायरेक्टर्स हैंडल करते हैं। तो अब डायरेक्टर्स में भी हमने देखा है कि कंपनी में 2 टाइप के डायरेक्टर्स होते हैं। अब जब मैं डायरेक्टर बोल रहा हूँ तो आपके माइंड में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ रहा है, तो राइट, आप सही सोच रहे हो, मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात कर रहा हूँ। तो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट, दूसरे होते हैं डिपेंडेंट। डिपेंडेंट हमेशा 1 मैक्स टू मैक्स 2 होता है, एंड डिपेंडेंट डायरेक्टर्स उसके डिसीजन पे डिपेंड करते हैं। तो अभी यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे आपको शेड्यूल 4 में यही बोल रहा है कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं उनके बारे में, उनको कंट्रोल करने के लिए या उनके लिए, उनको लेके जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं इसमें, उसी की बात कर रहा है। तो दैट वाज कोड यानी रूल्स एंड रेगुलेशन। इसके अलावा शेड्यूल 5 क्या बात कर रहा है आपका? ये बात कर रहा है एप्लीकेंट्स ऑफ MD यानी मैनेजिंग डायरेक्टर्स की बात कर रहा है आपका। BOD बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात कर रहा है, एंड जनरल मैनेजर्स की बात कर रहा है आपके। अब यहाँ जो मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लिखा हूँ तो आप बोलेंगे सर आपने शेड्यूल 4 में भी यही बोला, शेड्यूल 5 में भी यही बोला। तो यहाँ जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ दैट वाज डिपेंडेंट, वो क्या हो रहे हैं? डिपेंडेंट हो रहे हैं, ठीक है। शेड्यूल 6 आपकी क्या बात कर रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। और 7 क्या बात कर आपकी? CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक बार आप लोग देखो इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा, आप लोग मेरे को जरा पूछिए। शेड्यूल 1 मैंने आप लोग को बता ही दिया, MOA एंड AOA है, और 2 मैंने आपको बता दिया डिप्रिसिएशन की बात कर रहा है इन टर्म्स ऑफ असेट्स, इन टर्म्स ऑफ आपका गुडविल, क्योंकि गुडविल ही मेन आधार है। और शेड्यूल 3 जो बात कर रहा है वो बात कर रहा है बैलेंस शीट की और प्रॉफिट एंड लॉस की। बैलेंस शीट में आपको कंपनी की पोजीशन पता चले, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है कंपनी की इन द मार्केट, एंड प्रॉफिट एंड लॉस बता रहा है कि आपकी कंपनी का इस समय स्थिति क्या चल रही है इंटरनल, जिसके अंदर ट्रेडिंग उसका पार्ट हो गया है। 4 आपकी बात कर रहा है कोड फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की, यानी जो डायरेक्टर इंडिपेंडेंट है उनको मैनेज करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन कंपनी एक्ट 2013 में क्या क्या बनाए गए हैं उन चीज़ों की बात कर रहा है। फिर 5 है एप्लीकेंट ऑफ MD, मैनेजिंग डायरेक्टर्स की बात कर रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात कर रहा है। यहाँ पे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लिखे हैं वो डिपेंडेंट वालों की बात कर रहा है। इसके अलावा जनरल मैनेजर्स के एप्लीकेंट की बात कर रहा है। अब हम बात करते हैं 6 इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनीज एक्ट 2013 में बात कर रहा है कि जब आपकी कंपनी है और आपने अब फॉर एग्जांपल आप एक ग्लोबल कंपनी हो,
तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आप अर्न कर रहे हो, आपके आसपास का सराउंडिंग, ऐसा तो नहीं है ना कि आपकी कंपनी जहाँ पे है वो एकदम अच्छी हो और आसपास का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर जो अदर चीज़ें हैं वो ख़राब हो, तो वो सारी चीज़ें भी मेंटेन करने की बात कर रहा है। अच्छा 6 और 7 एक साथ क्यों लिया गया? इनडायरेक्टली ये एक दूसरे की पार्ट है, बट कुछ चीज़ें उसमें नहीं दी गई इसके लिए, और कुछ चीज़ें इसमें मैंडेटरी नहीं थी, तो मैंडेटरी करने के लिए इन्होंने क्या किया, शेड्यूल 7 बनाया गया, जिसको कहा जाता है CSR, यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे कैलकुलेट होता है? अब यहाँ पे एक एग्जांपल मान लो, समझो ABC कंपनी है, ये होगी आपकी ABC कंपनी। तो ABC कंपनी का देखा जाएगा कि 2020 में इन्होंने कितना प्रॉफिट कमाया, 2021 में इन्होंने कितना कमाया और 2022 में इन्होंने कितना कमाया। मान लीजिए कुछ स्पेसिफिक अमाउंट ऐसा समथिंग कुछ था जो टोटल आया इसका। इस टोटल को एवरेज निकाला जाएगा, यानी डिवाइड बाय 3 किया जाएगा, क्योंकि हम पिछले 3 साल का ले रहे हैं। तो इस डिवाइड बाय 3 करके आपको इसका एवरेज मिल जाएगा, और एवरेज का जो 2% निकालोगे, एवरेज का जो हम 2% निकालेंगे वो मैंडेटरी है कि आपको CSR में खर्चा करना है। अब CSR में कहाँ कहाँ खर्चा कर सकते हो आप? बच्चों की पढ़ाई में, या फिर जैसा हमने शेड्यूल 6 देखा इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने में, या हम कह सकते हैं लेबर को स्किल्स करने में, बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करने में, जो अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेशन होते हैं उन चीज़ों में। या अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो जैसे PM का पेंशन योजना ऐसे हो गए, या फिर गवर्नमेंट की जो स्कीम आती है, या फिर कहीं पे हम कह सकते हैं ना कहीं पे बाढ़ या भूकंप ऐसे कुछ पीड़ित होते हैं, तो वहाँ पे भी PM के जो फंड होता है उन फंड में आप चुपचाप पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि क्या करना है। अगर आप वहाँ नहीं कर सकते हैं तो आप क्या करोगे, आप चुपचाप अपनी एक कमेटी बनाओगे, दैट वाज कॉल्ड CSR कमेटी। अगेन उसमें डिपेंडेंट 2 डायरेक्टर्स और बाकी इंडिपेंडेंट रहेंगे। उनका काम रहेगा कि 2% प्रॉपरली कैलकुलेट होके मिलना, उसके बाद उसे कहाँ खर्चा कर रहा है उन सब पे चीज़ों को देखना। ये CSR का पार्ट हो गया शेड्यूल 7 का। यहाँ मैंने आपको कंपनी के फीचर्स बता दिए। एक छोटा सा टर्म हम और करेंगे कॉर्पोरेट वेल के बारे में, तो मैं थोड़ा सा फीचर्स को रफ करूँ। यहाँ मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ कॉर्पोरेट वेल के बारे में, छोटा सा टॉपिक है। टॉपिक का नाम क्या है? कॉर्पोरेट वेल। वेल मतलब होता है गाइस दीवार। फेविकोल का एडवर्टाइज किस किस ने देखा है? वो आपने देखा है, बमन ईरानी, और दोनों रोल निभाते हैं, बीच में दीवार तोड़ते हैं, कहते हैं भैया ये दीवार टूटती क्यों नहीं है? तो वो दीवार क्या है? वो वेल है। और ये हमारे केस में वो कॉर्पोरेट वेल हो गई। क्यों है कॉर्पोरेट वेल वो भी हम जानते हैं। ये मान लीजिए 2-3 इंडिविजुअल पर्सन्स हैं, ठीक है, और ये हो गई बीच की दीवार, और ये हो गया आपका आर्टिफिशियल लीगल पर्सन जो कि कंपनी है। और कंपनी का फीचर्स हमने देखा था ना, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, तो ये कंपनी है और ये कॉर्पोरेट वेल है, पीछे कुछ डायरेक्टर्स हैं। तो बेसिकली मैं आपको यहाँ क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि हर कंपनी के पीछे मैनेज करने वाले कुछ बंदे होते हैं, कुछ पर्सन होते हैं जिसे हम मैनेजिंग डायरेक्टर्स कहते हैं, या हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं, CEO कहते हैं। ये वो पर्सन्स होते हैं जो कंपनी को मैनेज करते हैं। बट कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन में क्लियर ये चीज़ें मेंशन की गई है कि कंपनी को जो लोग मैनेज कर रहे हैं वो कंपनी की आइडेंटिटी नहीं है। कंपनी खुद की अपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, एक सेपरेट लीगल ऑथेंटिकेशन पर्सन है। तो हमेशा जब भी हम कंपनी को देखेंगे, कंपनी लॉस कर रही है, कंपनी में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो हमेशा हम कंपनी को ब्लेम करेंगे, या हम कंपनी कुछ भी एक्शन लेना है तो हम कंपनी का अगेंस्ट लेंगे, ना कि हम उसके पीछे वाले पर्सन को देखें। क्यों नहीं देख सकते? जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वॉल, दैट कॉर्पोरेट वेल। तो इसकी वजह से यहाँ पे बेसिकली यही कहना चाहता हूँ कि कंपनी की खुद की एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, और हम कंपनी को एज आर्टिफिशियल पर्सन देखेंगे, ना कि हम उसके पीछे के पर्सन्स को देखेंगे। हाँ, इन सर्टेन केसेस ये चीज़ें होती है, उस केस में कॉर्पोरेट वेल नहीं माना जाता है। एंड जो पीछे के होने वाले लोग हैं, जो पीछे मैनेज करने वाले लोग हैं, उनको ब्लेम किया जाता है या उनकी प्रॉपर्टी जब्त की जाती है, बट वो डिफरेंट केसेस होते हैं, वो फिलहाल आपके सिलेबस में नहीं है। तो कॉर्पोरेट वेल का इनडायरेक्ट मतलब आप इतना समझ लो, कंपनी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी है जहाँ उसके पीछे मैनेज करने वालों को हम नहीं देखेंगे, हम कंपनी को सिर्फ देखेंगे, कंपनी के नाम को, उसके गुडविल को, जो कि हमने डिप्रिसिएशन में भी वो पार्ट देखा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई कि मैं कॉर्पोरेट कंपनीज एक्ट में 2013 में मैंने आपको शेड्यूल 7 सातों शेड्यूल आपको डिटेल में पढ़ा दिया है। अब आप मेरे से मुझे कोई ये नहीं कहेगा कि सर मुझे ये नहीं समझा। कुछ अगर आपको नहीं समझा तो अभी आप मुझे पूछ लो, और या तो आप मुझे कमेंट कर दो। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं सबसे पहले आपका ये डाउट क्लियर कराऊंगा, एंड फर्दर हम अपना जो सबसे मेन टॉपिक है हम वो स्टार्ट करेंगे। अभी क्या क्या बाकी रह गया है आप लोगों का?
आप लोग का सिर्फ अब मेरे ख्याल से टॉपिक सिर्फ बाकी रह गया आप लोग का प्रोमिसरी नोट। सिर्फ ये टॉपिक आपका बाकी रह गया है, बस ये टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा तो हमारा लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस टॉपिक खत्म हो जाएगा। अब प्रोमिसरी नोट के बारे में जाते जाते मैं थोड़ा सा आपको 2 मिनट बताऊंगा एंड बाकी आप लोग अपने आप से थोड़ा सा पढ़ के आइएगा लेक्चर में। तो प्रोमिसरी नोट क्या होता है, नाम ही बता रहे हैं, एक नोट है तो हैंड रिटन नोट है। ये प्रॉमिस किया जा रहा है यहाँ पे। प्रॉमिस कौन करता है, जिसको पे करना होता है। किसको प्रॉमिस किया होगा, जिससे पेमेंट लेना होगा। तो सिंपल है, एक पर्सन है वो किसी और दूसरे पर्सन को एक नोट लिख के दे रहा है जिसमें वो कह रहा है कि मैं उसे कुछ अमाउंट स्पेसिफिक पे करूँगा। ठीक है, दैट्स इट फॉर गाइस टुडे। आप लोग एक बार ये चीज़ें देख लो, जो नहीं समझा आप मुझे बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू गाइस।